हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर जिसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वीडियो ना देखी तो एक बार जाके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वीडियो देख लेना। मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। आखिरकार ओम्स लॉ को हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, मतलब उसके ओम्स लॉ के पीछे की कहानी क्या है, वही सब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। देखो, मुझे पता है कि बच्चे काफ़ी आलसी होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, ये समझा देता हूँ कि आखिरकार ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तुम्हारे पास क्या क्या फॉर्मूला है। ड्रिफ्ट बी डी इक्वल टू, तुम्हें इतना याद रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ई ई टाउ अपॉन एम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम फॉर इलेक्ट्रॉन का मास। इतना याद रखना, मतलब फॉर्मूला तो कम से कम बेसिक से याद रखना। अगर चाहते हो कि इसे फुल डिटेल में पढ़ो तो उसे जाके पढ़ लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऐसे याद है, जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोजिट में जाते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ मान लो आयंस मिल जाएगा। जैसे मान लो वो जो पॉजिटिव आयंस बचे हैं ना, मैंने सोच रहा न्यूक्लियस से जाकर टकराया जाएगा, आयन से टकराया जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी फिर जीरो पे आ जाएगी, मतलब टकरा टकरा के चलती है। उसके जैसे जो वेलोसिटी आती है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत सिंपल सा, और ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखो, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मान लो हमने क्या बताया, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को याद रखना। हमने क्या किया है कि इसके यहाँ एक टर्मिनल लिया, बैटरी का पॉजिटिव से कनेक्टेड, यहाँ नेगेटिव, मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ होगा नेगेटिव। यहाँ कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, जिसकी वजह से इस कंडक्टर में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगी, इसके अंदर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तुम्हें जाके शॉक लगता है। मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है अगर यहाँ से मतलब पोटेंशियल डेवलप हो, ऐसा रहा। मतलब इसे खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की ना, तो इतना देखा है। इस कंडक्टर की लेंथ भी एल है, इसका बैटरी का वोल्टेज बी है, तो मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक का भी पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का, तुम्हारे पास अगर पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, तो ई इक्वल टू होता है ई, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बी अपॉन एल। बहुत सिंपल सी कहानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इतनी चीज़ हम लोगों ने जान लिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, जिसे बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब ब्रेक लग लग के चलेंगे, मतलब टकराएंगे। जैसे मान लो ये रहा कोई इलेक्ट्रॉन, ये मान लो बेचारा दौड़ते गया, फिर किसी दीवार से टकरा गया, फिर रुका, फिर बढ़ा, फिर रुका, फिर मतलब ड्रिफ्ट कर करके चलेंगे इतनी। और उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हम पहले बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज है। देखो, हाँ, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे मतलब यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं, फिर भी क्या करते हैं, रिवाइज करा रहे हैं। कन्वेंशनल करंट, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इतना हमने समझ लिया है। देखो, अब और हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। एक जो फैक्टर है वो ज़्यादातर बच्चों को परेशान करता है, उस फैक्टर के बारे में याद रखना, वो है एन, जिसे बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन। इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा, ताकि इसको समझ लिया तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पे थोड़ा हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसी का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एन का अगर तुम फॉर्मूला बनाना चाहो तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। जैसे हम मान के चलते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये
मान लो क्या बोलते हैं, हमने बोल दिया कि n की वैल्यू है 10 पर मीटर क्यूब। इसका मतलब समझते हैं पहले हैं। देखो इसका मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे पास एक 1/1 मीटर का एक क्यूब है। क्या है? 1/1 का एक क्यूब है। मतलब इसकी लेंथ ए भी और 1/1 है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। इसका थोड़ा ध्यान से समझना। चलो ये तो जनरल बात हो गई। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्यूबाइड है। क्या है? क्यूबाइड है। हम क्या करते हैं कि हमने बोल दिया कि इसके अंदर 200 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 200 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या मान लिया कि इस बॉक्स के अंदर 200 इलेक्ट्रॉन है, और हम मान के चलते हैं कि इस क्यूबाइड का वॉल्यूम है वो है 8 मीटर क्यूब। तो अगर तुमसे कहा जाए कि इसकी क्या निकालो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अपॉन उसका वॉल्यूम, मतलब जितने में इलेक्ट्रॉन है। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 200। और हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम कितना है? 8। तो आखिरकार एन की वैल्यू निकालना अब तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कितना हो जाएगा? 2 और 5 आ गया कि नहीं? मतलब इसकी जो ए है इसकी क्या है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे देख लीजिए, जैसे मान ली तुम्हारे पास एक ये आयरन की रॉड है। क्या? आयरन की रॉड है। हमें मान के चलते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू है वो है 5 मीटर पर मीटर क्यूब। इतनी सिंपल सी हमने बात मान ली है। तो अगर हम एक कह दें कि इस रॉड का कितना है वॉल्यूम है, मान के चलते हैं वो है 8 मीटर क्यूब। कितना है? 8 मीटर क्यूब। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखो क्वेश्चन दोबारा सुनो। जैसे हमने क्या कह दिया कि एक आयरन का तुम्हारे पास पीस है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 5 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। इस रॉड का वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब। तो मैं तुमसे पूछूंगी बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तुम कहोगे कि एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। ऐसे ही करोगे कि नहीं? तुम कहोगे कि इसकी वैल्यू दी है, इसकी भी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी 5 × 8, मतलब 8 पंचे 40। तो इस चीज़ से क्या देखते हैं कि इस आयरन रॉड के अंदर कितने 40 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे जो हमें इम्पोर्टेंट है। देखो तो हमने क्या जाना है, हमने ये जाना है कि जो तुम्हारे पास ये आयरन एक पीस है, एक कंडक्टर जो वायर है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो है n। हम मान के चलते n है। और ये जो इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका एरिया है a और इसकी लेंथ है l। तो बेटा इसका वॉल्यूम कितना होगा? तुम कहोगे a × l। तो हम क्या कहेंगे, इसका वॉल्यूम हो गया a × l। तो अगर हम पूछें कि बताओ ये जो तुम्हारे पास ये रॉड है, क्या है? रॉड है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? अब आसानी से निकाल सकते हैं। अब तुम कहोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना कितना, कौन सी बड़ी बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n × वॉल्यूम। n क्या है? n है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है? n × वॉल्यूम की वैल्यू a × l। तो NaL कन्फर्म। यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो ए हो गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोल दूं कि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बताओ इन 10 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा। तुमको ये इसमें कौन सी बात है, 1.6 × 10⁻⁹ एक इलेक्ट्रॉन का
और इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इतनी सी बात है। हम कह दें कि इस कंडक्टर के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब मैं पूछ लूँ कि बताओ इसका चार्ज कितना है। तुम कहोगे चार्ज कौन सी बड़ी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ई देखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। तुम कहोगे कौन सी रॉकेट साइंस, तुम कहोगे चार्ज की वैल्यू आई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए एल इंटू ई। तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, एन ए एल। कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई समस्या, मतलब ये रही चार्ज की वैल्यू। चार्ज मतलब Q इक्वल टू वैल्यू आ रही है ENAL। तो वैसे अगर तुम्हें ऐसे याद ना हो तो देखो मैंने ऐसे याद किया था QLN। अब देखो कितनी आसानी से याद हो गया होगा, बिल्कुल आसान सी बात है। देखो इतना समझ में आया है, बहुत आसान है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई कोई समस्या हो तो एक बार वीडियो रिवाइज कर लें, ताकि अब इससे आगे जो बढ़ने वाले थोड़ा सा पेचीदा होने वाला है। अब देखो जैसे हम मान के चल रहे हैं कि इसका लेंथ है L, क्या है L लेंथ है। हमें मान के चलते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया और इसकी लेंथ L और यहाँ तक गया, क्या गया यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब उसने L लेंथ कवर की, और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो है BD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैसे मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते होते तो जैसे मान लो जो तुम्हारे घर में लाइट का तार आ रहा, तार वायर है ना, तुम यहाँ कटोरा लगाते तो इलेक्ट्रॉन ढेर इकट्ठे हो जाते। इतना अब वो कुछ थ्योरी है पहले की, उसके बेसिस पे डेरिवेशन किए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करते हैं। जो फ्लो की बात होती है वो मतलब चार्ज की समझ लो कि चार्ज फ्लो होता है, मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं तो अपन को करना तो पड़ेगा। देखो तुम सिंपल सी बात जानते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम मान के चलते हैं कि ये मान लो छोटी सी एक चुन्नू सी मुन्नू सी कार है अपनी सी। इस कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 20 मीटर। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तुम कहोगे कौन सी रॉकेट साइंस है, B इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम की वैल्यू निकाल ली है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, डिस्टेंस। तुम कहोगे भैया 2 सेकंड आएगी। हम कहेंगे अच्छी बात है। हम कहेंगे बेटा देखो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, A से लेके B पॉइंट तक जाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है L लेंथ। और जो यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, मैं निकला गड्डी लेके, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो है BD। तुम्हें कौन सी रॉकेट साइंस है, T इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम की वैल्यू कितनी आई है, डिस्टेंस L है, वेलोसिटी BD है। काम ख़त्म, पैसा हजम। तो L और BD की तुम्हें वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखो, और अगर मैं तुमसे पूछूं करंट की वैल्यू कितनी हुई, तुम कह दो करंट की वैल्यू होती है Q अपॉन T। देखो हमें क्या मान के चल रहे थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तुम कहोगे इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, यही तो निकाला है कि नहीं। आखिरकार कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है, तो अगर जो चार्ज है वही तो कभी ना कभी जाके फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, मतलब इतना चार्ज है। अब यही रखते हैं कि I इक्वल टू चार्ज की वैल्यू अपने पास ये है ENAL, कन्फर्म। और टाइम की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, टाइम की वैल्यू है L अपॉन BD। L से L कैंसिल आउट, ENABD। मतलब क्या हुआ कि करंट की वैल्यू आ गई I इक्वल टू ENABD। अब थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आया कि फिर हमने किस तरीके से कैसे कैसे चेंजेस लाए हैं। देखो
टाइम की वैल्यू हमने यहाँ से रखी और क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से रखी। कितना सिंपल रहा है। तो अब तुम्हारे पास करंट का फॉर्मूला क्या आ गया है, ई। ये इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज। एन है, एन की वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन उस कंडक्टर का वॉल्यूम। ए क्या है, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, और बी डी क्या है, बी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले को अपन को याद रखना है। वो बी डी इक्वल टू क्या होता है, ई टाउ अपॉन एम। तो कई बार ऐसा होता है कि ये सब वैल्यू दे देते हैं और इसमें पूछ लेते हैं, तुम्हें कुछ नहीं है जब ऐसे दिए ना, तो इस बी डी की वैल्यू इसमें जाकर तुम्हें पुट कर देनी और कुछ नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, करंट निकाल लिया है। जैसे तुम करंट निकाल लो कि बाकी सब चीज़ें निकालना आसान हो जाएगी। अगर मैं तुमसे बोलूँ करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे आई अपॉन ए, करंट ई एन ए बी डी अपॉन एरिया। कैंसिल कैंसिल। जे की वैल्यू कितनी आई है, मतलब करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया ई एन बी डी। कोई दिक्कत, कोई समस्या। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं तुम्हें, क्या बता दूं, कि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसे अगर तुम्हें वेक्टर क्वांटिटी में लिखना हो तो ई एन बी डी वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी इस तरीके से लिख देंगे। क्या समझे? और ये वाली, अब हम बात करते हैं आगे। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, आई इक्वल टू ई एन ए बी डी। अब तुम्हें एक चीज़ अगर गलती से याद हो, जो हमने पढ़ा था पिछले जन्म में, क्या पढ़ा था, जिसका नाम था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला तुम्हारे पास है बी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। कन्फर्म। इसी को अगर देखते हैं वोल्टेज के फॉर्म में देखने को मिलेगा ई बी टाउ एम अपॉन एल। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स, जो भी समस्या हो, उसको क्या करना, एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय केपी सिंह देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इतना जान गए हैं। अब यहाँ हम क्या करने वाले, हम यहाँ हेडिंग डाल लेना डिडक्शन, मतलब इसकी हेल्प से हम ओम्स लॉ प्रूफ करने वाले हैं, ओम्स लॉ। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे कि ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ई बी टाउ अपॉन एम एल। कन्फर्म। देखो ये बी वोल्टेज है, जैसे मान लो ये वायर था, तो इस वोल्टेज के अक्रॉस, इस वायर के दोनों एंड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू है, याद रखना। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास आई की वैल्यू आ गई है ई एन ए ई बी टाउ एम अपॉन एल। कन्फर्म। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हम क्या करेंगे, हम करेंगे बी अपॉन आई निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब इसको यहाँ ले आओ, एम एल ई स्क्वायर हो जाएगा एन ए टाउ। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। देखो ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ना यहाँ कोई पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसकी वैल्यू इतनी याद रखना। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या याद रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या है। एल होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि आखिरकार कंडक्टर जो तुमने वायर लिया उसकी क्या लेंथ है, एन। ए हो गया ए। और टाउ होता है, वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ये होता है कि दो इलेक्ट्रॉन जो आपस में कोलाइड कर, जब इलेक्ट्रॉन कुछ स्पीड लेके फिर दोबारा रेस्ट पे आ जाता है, उन दोनों बीच के कॉलिजन की जो टाइमिंग होती है, एवरेज टाइम, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और डिटेल में समझने के लिए एक बार देख लेना। देखो हमने इतनी चीज़ जान ली है।
अब तुम्हें एक चीज़ अगर गलती से याद हो तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। और ये चीज़ मैं तुम्हें बहुत पहले पिछली वाली वीडियो में बता चुका था कि आखिरकार रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो रिलैक्सेशन की वैल्यू घटती जाएगी। तो वो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि रिलैक्सेशन की वैल्यू डिपेंड करती है इनवर्स, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू घटती जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड हो जाएगा, उसे रिलैक्स कम मिलेगा। इतनी बात हम समझ चुके हैं। देखो अब हम क्या देखते हैं कि सारी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट ही तो है। इनमें से जितनी भी क्वांटिटी हैं इनकी वैल्यू, जो वैल्यू हैं इनकी वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंडेंसी नहीं है। और हम क्या जानते हैं, V/I=R होता है। एक इक्वेशन अपने पास ये होती है, एक इक्वेशन अपने पास ये होती है, और दोनों इक्वेशन एक सी होती हैं। दोनों चीज़ बराबर है कि नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि R क्या हो गया, mL/E²NA/τ। इसका कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला आ गया है। क्या क्या आ गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी चार्ज ले रहे हो, L लेंथ 1.6 × 10⁻⁻, इसका स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया और रिलैक्सेशन टाइम। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, इससे आगे बढ़ती है अभी। तो हमने क्या जान लिया कि हमारे पास रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला आ चुका है। देख लो बेटा, 10th में कितना पढ़ा था, यहाँ 12th में क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। एक चीज़ तुम और जानते हो कि R होता है ρ/L। बेटा यहाँ चाहे रो लो चाहे गा लो, फॉर्मूले तो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। दो कहाँ से कहाँ कन्वर्जन है, ρL/A। और एक तुम्हारे पास फॉर्मूला है क्या, R=mL/E²N/τ। हम कहते हैं ए वाली इक्वेशन और ए वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बराबर हैं। क्या है, दोनों इक्वेशन बराबर हैं। तो अगर तुम इक्वेट करने जाओगे तो रो की वैल्यू तुम्हें इतनी नहीं आ रही समझ में। मतलब रजिस्टिविटी का भी लो फॉर्मूला निकल आया है। तालियां बजाओ अब, mE²N/τ। तो रजिस्टिविटी की वैल्यू भी तुम देख सकते हो किस किस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। रजिस्टिविटी की वैल्यू लेंथ पे डिपेंडेंसी नहीं है। क्या बोलते हैं, एरिया पे डिपेंडेंसी नहीं है। रजिस्टिविटी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है मटेरियल पर, कि कहीं किसी मटेरियल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, किसी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। और रो की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, टाउ पे। और टाउ की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू डिपेंडेंसी कर रही है डायरेक्टली टेम्परेचर पे। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कॉलिजन के बीच का एवरेज टाइम। तो फैक्टर समझ में आ गए हैं कि कितना कितना हमें धीमे 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 सारी चीज़ पढ़ लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा आखिरकार रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि कंडक्टिविटी का क्या होगा, तो कंडक्टिविटी कुछ नहीं, 1/ रजिस्टिविटी कर देना, तो यहाँ हो जाएगा E²N/τ/m। ये कंडक्टिविटी का हो गया है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो कंडक्टेंस का कुछ नहीं, 1/ रेजिस्टेंस कर देना, तो कंडक्टेंस हो जाएगा। और अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है G, मतलब कंडक्टेंस का सिंबल होता है G। तो अगर G का तुम फॉर्मूला क्या बनाओगे, 1/mL/E²NA/τ। तो क्या हो जाएगा, E²NA/τ/mL। ये रही फॉर्मूला। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आखिरकार अगर तुमसे कोई पूछे जाए कि जो रेजिस्टेंस होता है आखिरकार किसी भी कंडक्टर के अंदर, मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट दिमाग तो तुम्हारे यहीं चलना चाहिए, सबसे डाउट्स यहीं आना चाहिए कि आखिरकार ये रेजिस्टेंस आया कहाँ। तो मैं अगर तुम्हें बताऊं
कि रेजिस्टेंस का बेसिक कॉज है वो है कॉलिजन। क्या है? कॉलिजन। क्योंकि आर की वैल्यू डिपेंडेंसी तुम्हें किस पे दिख रही है? टाउ पे। या फिर कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा बिना कॉलिजन के ट्रैवल करेगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर कॉलिजन कम है तो रेजिस्टेंस कम है, कॉलिजन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आखिरकार किस तरीके से कॉलिजन पे डिपेंडेंसी है। देखो यहाँ मैंने कॉलिजन के ऊपर बात की, लेकिन बेसिकली रेजिस्टेंस की देखो वैल्यू कॉलिजन पे तुम्हें समझ में आती है, लेंथ पे समझ में आती है, एरिया पे समझ में आती है, मटेरियल पे तो समझ में आती है। ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके थे, क्योंकि आर इक्वल टू क्या होता था? रो एल अपॉन ए। ए क्या बताता था? ए बताता आखिरकार कौन सा मटेरियल है। एल क्या बताता था? एल बताता है इसकी लेंथ क्या, एरिया, ये सब तो बात, लेकिन इंपॉर्टेंट जो समझे तो वो है कॉलिजन ही। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो, कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है, मज़ा आ ही रहा होगा। तुम कहोगे ये इतने ढेर सारे झोला भर तुमने डेरिवेशन करा दी हो, कह रहे मज़ा आ रहा होगा क्या मौज ले रहे हो। तो अगर दिक्कत ज़्यादा आ रही हो तो ऐसे करना है कि एक फार्मूला कॉपी बनाना, 15 या 20 रुपये की आएगी, कॉपी बनाना, उसमें सारे फार्मूले लिखने कहाँ से कैसे क्या करना है। क्वेश्चन कराएंगे तब और ही बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी एक लास्ट डेरिवेशन और कर लो, कसम से सच्ची लास्ट डेरिवेशन है, मजाक नहीं कर रहे, लास्ट डेरिवेशन है। देखो ये लास्ट डेरिवेशन क्या है? ये है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जे, सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों के बीच का तुम्हें क्या करना है? रिलेशन बनाना है। बेसिकली हम अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू माइनस ही होता है, मतलब -1.6 इंटू 10⁻18 कूलाम होता है कि 19, जो भी अभी याद नहीं आ रहा, कंफर्म जो भी देख लेंगे। तो हम क्या देखते हैं? शायद 10⁻−19 होता, जो भी होला एक बार देख लेना है। देखो, और बी का तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है -E/टाउ/m। यहाँ माइनस क्यों आया है? एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि माइनस मतलब होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस माइनस का मतलब ये है, ना कि उसकी वजह से आया है। देखो अब यहाँ रखना स्टार्ट करो, इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं हम, किसके लिए बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इतना समझ में आया कि नहीं? जे क्या होता है? जे होता है करंट डेंसिटी, और उसका अभी या जस्ट तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, EN/BD। पढ़ा था कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। हम क्या करते हैं अब? देखो N तो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। E की वैल्यू क्या हो जाएगी? -E हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव ले रहा था। और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास ये होती है -E/टाउ/m। तो तुम सॉल्व करके लाओगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू आ रही है NE²टाउ/E/m। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि करंट डेंसिटी का वही डायरेक्शन है जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन। इस चीज़ से ये समझते हैं। अब और समझते हैं, इस इक्वेशन से मतलब ये है कि जो डायरेक्शन करंट डेंसिटी का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है। मतलब या फिर ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही डायरेक्शन है करंट डेंसिटी का, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। इतनी तो हम लोग बात कर चुके हैं, और यहाँ तक शायद कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन
बच्चा, मुन्ना, राजा, बेटा। हमने क्या पढ़ रखा है? हमने एक डेरिवेशन पढ़ के रखा था बहुत पहले, पिछले जन्म में पढ़ा था अपन ने, कि करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है रो और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब रेजिस्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। या फिर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी इक्वल टू होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी। अगर हम क्या करते हैं गलती से, ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन के क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो देखो जे हो गया, ई हो गया, मतलब इतना फैक्टर है क्या है, इतना फैक्टर है क्या, कंडक्टिविटी, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ये थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ भी तो चुके हैं। देखो यहाँ पढ़े थे कि नहीं? देखो यहाँ, ये तो वो उसका था कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का देखो ये पढ़े थे अपन, ई स्क्वायर एन टाउ अपॉन एम। वही चीज़ अपन ने यहाँ देख ली है। तो इसको इक्वेट, इसको पूरे के इसके बराबर इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं? तो जे इक्वल टू क्या हो गया है, टाउ ई। और यही चीज़ हम लोग क्या करना चाहते थे, प्रूफ करना चाहते थे। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम वेक्टर लॉ इन ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जब अपन लिख देते हैं, ए बी वेक्टर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट्स में लिखते जाना। अब इतना सब पढ़ लिया है तो एक क्वेश्चन, इस चीज़ से तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो उसमें कहा गया है कि मान लो तुम्हारे पास एक कॉपर का वायर है, उस वायर की लेंथ है 0.1 मीटर। कितनी है? 0.1 मीटर। और हम क्या देखते हैं कि इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, वो हो रहा है 1 एम्पियर। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू है, वो है 1.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब इसकी रेजिस्टिविटी है, उसकी वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। मतलब हमारे पास लेंथ की वैल्यू भी है, हमारे पास करंट की वैल्यू भी है। और अब हमें देखना है कि हमें कौन कौन सी क्वेश्चंस मतलब कौन कौन सी चीज़ें निकालनी है। देखो सबसे पहली बात निकालनी कि आखिरकार पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सबसे पहले निकालना कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस और इस एंड के अक्रॉस, पहली बात। और दूसरी बात हमें निकालना है कि क्या करंट डेंसिटी ऑफ द वायर, मतलब हमें जे की वैल्यू निकालनी है। और इसमें कहा गया इफ़ देयर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम इन कॉपर देन डिटरमाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब बी डी की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है कि अगर जो कॉपर है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाता है सी क्लाउड के अंदर। तो हम सबसे पहले निकालेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू ए रही है, एल की वैल्यू ए रही है, ए की वैल्यू रहेगी, सारी वैल्यू रखोगे तुम्हारे पास आंसर आएगा। उसकी वैल्यू हुई 1.7 × 10⁻³ ओम। आगे बढ़ते हैं। अब जो बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है V = IR। कितना, मतलब इतने का रेजिस्टेंस और इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.7 × 10⁻³ ओम। हम देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी 1.7 × 10⁻³ वोल्ट। इसका कहने का मतलब है कि इसके वायर के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब तीसरे की बात करते हैं जिसका नाम है करंट डेंसिटी। उसकी वैल्यू होती है I/A, मतलब करंट 1.7 × 10⁻³ और करंट की वैल्यू ये नहीं, करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर। और एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया की वैल्यू है 1 × 10⁻6। सॉल्व करोगे आंसर आएगा, जी की वैल्यू आई करंट डेंसिटी 1 × 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कन्फर्म? यहाँ तक दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए।
अब जो मेन दिमाग लगाना है वो निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए, बी की वैल्यू। और बी की वैल्यू अगर तुम्हें गलती से याद हो तो हमारे पास था जे इक्वल टू होता है ई एन बी डी। क्या है? ई एन बी डी, अगर गलती से याद हो तो। देखो हम लोगों ने कुछ देर पहले ही निकाला था, तो ये रही वैल्यू जे इक्वल टू ई एन बी डी। तो बी डी की वैल्यू क्या हो गई है? जे अपॉन ई एन। अब तुम कहोगे कि भैया हमने आखिरकार इसकी वैल्यू इस तरीके से क्यों नहीं निकाली कि बी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। इस तरीके से तो निकाल सकते थे ना। इस तरीके में मतलब क्या दिक्कत आ रही? वो आ रही टाउ की वैल्यू। टाउ की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है। हमारे पास ये सब वैल्यू गिवन है। देखो जे की वैल्यू पता है, ई मतलब होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। मेन दिक्कत है एन के ऊपर। एन की मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू हमें निकालनी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू क्या जानते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने और वॉल्यूम निकालना है। और मैं एक बात बताना भूल गया था कि हमारे पास एन की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास ये है, वो है 8.4 × 10⁻28। ये किसके लिए होती है कॉपर के लिए। तो कुछ नहीं, सब कुछ हो तो गया। बी डी इक्वल टू हो जाएगा, जे की वैल्यू रखो 1 × 10⁻6, ई की वैल्यू रखो 1.6 × 10⁻−19 और एन की वैल्यू रखो 8.4 × 10⁻28। तो बी डी की वैल्यू निकल के आएगी 7.4 × 10⁻−5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया किस तरीके से हमको निकालना है। तो अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं ख़त्म। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।